और जैसे ही कमरे में ज़ोरों शोर से ज़लज़ला आया, ऐसा शदीद ज़लज़ला कि दरो दीवार हिलना शुरू हो गए और मुझे लगा कि अगर मैं अब कमरे में रुका तो कमरा गिर सकता है। मैंने फौरी तौर पे जो दरवाज़ा पीछे की तरफ खुला हुआ था उस तरफ दौड़ लगा दी और मैं सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे ज़मीन पे पहुंच गया। ये उस होटल का बैक हिस्सा था। नीचे वाली ज़मीन बिल्कुल बंजर, जो कभी भी आबाद नहीं हुई थी, गैर आबाद सी थी और आगे दरख्त ही दरख्त थे। मैं दौड़ते दौड़ते थोड़ी ही दूर जाके खड़ा हो गया कि अगर ज़लज़ला आ रहा है और ये बिल्डिंग गिरती है तो कम से कम मेरे ऊपर ना गिरे। लेकिन मैं दरख्तों से भी थोड़ा सा दूर खड़ा होना चाहता था, कहीं कोई दरख्त भी गिर जाए तो मेरे ऊपर ना गिर जाए। कि उसी लम्हे मुझे अपने पीछे बैक साइड पे, मेरा मुंह अब उस होटल की तरफ था और मैं होटल के बैक साइड पे खड़ा था, होटल को देख रहा था कि क्या ज़लज़ला रुक गया है या ज़लज़ला अभी है। कि मुझे महसूस हुआ बिल्कुल सब कुछ साकित है, कि मुझे बिल्कुल पीछे से, जहां मेरे कुछ थोड़े ही फासले पे दरख्त थे, उनके पीछे शायद सूखे पत्ते थे, उन सूखे पत्तों पे ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं और अलर्ट हो गया कि अब ये क्या नई मुसीबत है। और तभी उन पत्तों के ऊपर कोई तेजी से चलता हुआ उसी सिमत आ रहा था जिस सिमत मैं खड़ा था और मैं एकदम से चौकन्ना हो गया, अलर्ट हो गया। मेरा वो नशा उड़ चुका था। पहले ही ऊपर भयानक मंजर था, मैंने सांप को देखा था जो कहाँ से आया, शायद दरवाज़ा खुला था वहाँ से आ गया था। उसने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपनी लपेट में लिया हुआ था और मुझे उसको बचाना था, लेकिन मैं तो खुद उलझनों में फंस गया था। कि उसी लम्हे मुझे पीछे से जो भी था वो मेरे सामने आ गया। ये कोई और नहीं, वही पहलवान की बेटी थी जो पीछे से चलती हुई एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक डंडा था और मुझसे बोली, बाबू आप यहां पे क्या कर रहे हो। और मुझे उसको देख के जान में जान आई कि चलो ये सामने है। मैंने उससे कहा, ऊपर कमरे में शायद ज़लज़ला आया था या क्या, मैं इसलिए भाग के नीचे आ गया और ऊपर कहीं से सांप घुस आया है और उस सांप ने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को लपेट में ले लिया है, उसको मदद की ज़रूरत है। वो बोली, आओ आओ मेरे साथ। और दौड़ते हुए हम दोनों उस सीढ़ी पे चढ़ के कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, वो डंडा हाथ में पकड़े अलर्ट थी उस बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो सांप उस बिल्ली के बच्चे को लेके जा चुका था। वो बोली, कहाँ है साहब। मैंने कहा, अभी अभी यहीं पे था और इस तस्वीर से खून भी टिपका था, खून टपक रहा था। पता नहीं फिर सांप कहां से आ गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो बोली, साहब आपने पी रखी है। मैंने कहा, हाँ मैं सोने से पहले थोड़ी सी पीता हूं। तो बोली, शायद इसीलिए आपको महसूस हो रहा है, बेहतर है आप सो जाएं और आप घबराइए मत, मैं इधर ही हूं। यूं समझिए मैं पास ही हूं, मैं वॉशरूम गई थी, आपको भी वॉशरूम जाना हो तो पीछे ही जाना होगा, आप घबराइए मत। बाबा तो गहरी नींद सो जाते हैं और मैं रात को इस टाइम अमूमन जागती हूं, कभी सो जाती हूं, नींद नहीं आती। तो अभी वॉशरूम की तरफ गई थी तो आपको देखा तो परेशान हो गया। आप आराम से सोइए, आपको जरा भी मदद की जरूरत हो तो मैं पास ही हूं, मैं फौरी आ जाऊंगी, आप लेट जाइए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने बिस्तर पर बैठ सा गया। मैं उसके सामने लेटना नहीं चाहता था और उसका जब मैंने शुक्रिया अदा किया तो वो दरवाजे की तरफ, अब बजाय इस दरवाजे से नीचे उतर के जाती तो वो उसी दरवाजे से वापस जाने लगी जो उसके घर का और इस कमरे का दरवाज़ा आमने सामने था। तो मुझे कहती है, अच्छी तरीके दोनों दरवाजे बंद कर लें, ये ना हो कि फिर कोई जानवर अंदर आ जाए। मैं जल्दी से उठा, पीछे वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया और जहां से वो गुजर के गई थी उसको भी अंदर से बंद कर दिया। अब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, लेकिन अभी मेरे नशे उड़ चुके हैं और मैं अजीब सी एक सूरत हाल में हूं कि फिर से कमरे के अंदर मुझे पाजेब की आवाज़ सुनाई दी है। फिर से कोई कमरे के अंदर चल रहा हो, छन छन छन। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये कहाँ से आवाज़ें आती हैं। एक लड़की है जो उस पहलवान की बेटी है, जो बता चुकी है, बाबा सो चुके होंगे, उसकी बेटी है।
उसने तो पाजेब नहीं पहनी हुई, तो फिर कौन है ये क्या मुसीबत है। मैं एक रात के लिए रुक ही गया हूं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा। मैं लेटा हुआ तो था, लेकिन इस अंदाज में कि मेरी आंखें खुली थी। फिर मैं उठ के ऐसे बैठ गया कि मैंने अपनी टेक दीवार के साथ लगा ली और चारपाई पे उठ के बैठ गया, दीवार से टेक लगा के। मैं जैसे ही बैठा, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर जो नीचे गिरी थी, जिसमें से खून टपका था, वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने उठना शुरू हो गई और ऐसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हो। और हिलते हिलते मैंने देखा तस्वीर आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जा रही है। मैं आंखों को झपक रहा हूँ कि ये वहम है या वाकई हकीकत है। वो तस्वीर जाके ऊपर अपनी जगह पे लटक गई है। उसी तरीके दूसरी तस्वीर भी जो गिरी थी, वो भी ऐसे ही उठी है और चलते चलते ऊपर जाकर लटक गई है। और ये मंजर मैंने जैसे देखा, मुझे आंखों पे यकीन ना आया कि ये कैसे मुमकिन है कि कैसे तस्वीर अपनी जगह से उड़ के वापस अपनी जगह पे लटक सकती है। और फिर से उसी तस्वीर के नीचे से, जहां पे वो हिरन था, जहां पे उसको गोली का निशान था, उसमें से फिर से खून टपकना शुरू हो गया। और जैसे ही ये मैंने मंजर देखा तो मैं चौंक गया कि ये क्या मंजर है। तो फिर दूसरा मंजर मेरी आंखों के सामने ये था कि उसी तस्वीर जो दूसरी ऊपर जाके अपनी जगह पे लटक गई थी, जिसके अंदर सांप था, मेरी आंखों ने देखा वो सांप उसी तस्वीर के अंदर हिलना शुरू हो गया है। बाहर नहीं है, तस्वीर के अंदर सांप बकायदा जैसे वीडियो चलती है ऐसे हिल रहा है। और मैं एकदम से चौंक गया, सांप हिल रहा है और वहीं से सांप ने फुंकार मारी है। मेरी जान निकल गई। तस्वीर के अंदर सांप हिल रहा, और जब उसने फुंकार मारी तो तभी मैंने देखा वो सांप बकायदा तस्वीर में से निकल रहा है। और तस्वीर के अंदर से सांप निकल रहा है, सिर्फ उसका मुंह, पीछे वाला हिस्सा नहीं जो फन फैलाता है, वो फन तस्वीर में से निकल आया और वो फन लहरा के इस तरह बैठ गया। और उसी लम्हे मेरे कान में कह के सुनाई दिए। अभी मैं इस शहर से, इस जादू से, इस खौफ से, इस भयानक मंजर से निकला ही नहीं था कि कहके सुनाई दिए। और जैसे ही मैंने कहके सुने, चौंका तो मैंने देखा वो जो पीछे वाला दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, जिसको मैंने अच्छी तरीके बंद किया था। कब खुला मैं नहीं जानता। और वहाँ पे 3 चेहरे क्लियर मुझे नज़र आए। नीचे नीचे चेहरा, गर्दन जिसकी अंदर की तरफ थी, जो झांक रहा था, वो पहलवान की गर्दन थी। और वो उस गर्दन के ऊपर एक गर्दन उस छोटू की थी, जिसको वो छोटे कह के बुलाता था। और उस गर्दन के ऊपर उसी लड़की की गर्दन थी जो उसकी बेटी थी। वो तीनों गर्दनें, यानी बेटी की गर्दन बकायदा दीवार के साथ ऊपर टच हो रही थी। अगर टच हो रही थी, इसका मतलब है उसका कद कोई 7 फुट है, 6 फुट है, जो उसकी कद, जो गर्दन टच हो रही है दरवाजे को। और उसके नीचे छोटे की और उसके नीचे पहलवान की गर्दन। और वो तीनों मुझे झांक के देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मैंने जैसे ही देखा कि वो मुझे तीनों देख के हंस रहे हैं, मैं तो अजीब हो गया और एकदम से छलांग मार के खड़ा हुआ कि मैं दौड़ूं। और उन्हीं की तरफ देखते हुए मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मेरी आंखों के सामने उसी लड़की की गर्दन लंबी होनी शुरू हो गई आगे की तरफ। वजूद उसका बाहर ही है, गर्दन लंबी होती हुई आगे की तरफ आ रही है। तकरीबन कोई 2.5 से 3 फुट लंबी उसकी गर्दन अंदर आ गई। और उसने गर्दन में से एक जुबान जो लाल सुर्ख थी बाहर निकाली, लंबी सी जुबान, तकरीबन कोई 1.5 से 2 फुट लंबी जुबान होगी। वो उसने सांप की तरह से जुबान निकाली और वापस चली गई। और उसी लम्हे मैंने कहा, अगर मुझे जिंदगी बचानी है तो मैं भागूं। और मैं जैसे ही मुड़ने लगा हूं, अभी मुड़ा नहीं हूं, इस मंजर को देख रहा था कि उसका एक हाथ मेरी तरफ मुझे आता हुआ नजर आया। जैसे गर्दन उसकी बाहर आहिस्ता आहिस्ता आई थी, ऐसे एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, एक लड़की की तरह का हाथ था और लंबा होता जा रहा था। गर्दन तो सिर्फ 2.5-3 फुट लंबी हुई थी, हाथ बहुत लंबा होता जा रहा था और उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि अगर मुझे लग जाते तो चुभ जाते। मैंने छलांग मारी और दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तब तक उसका हाथ मेरी कमर पे आ गया था और उसके नाखून बाकायदा तौर पे मेरी
कमर के अंदर चुभ गए थे। मुझे यहाँ से महसूस हुआ बाजू के नीचे से मेरी जो शर्ट है वो फटने की आवाज़ भी आई है। उसने हाथ इतनी ज़ोर से इस तरह झपट्टा मारा था कि उसके नाखून मेरी शर्ट के अंदर चले गए थे और मुझे नाखून चुभ भी गए थे, अंदर चले गए थे मेरे जिस्म के अंदर शर्ट को फाड़ते हुए, और मेरी शर्ट भी फाट गई थी। और मैंने फिर भी दरवाज़ा खोला और ज़ोर से दौड़ना शुरू कर दिया। और मैं जैसे ही दौड़ता दौड़ता सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे आया तो तब मैंने देखा 2 कहकों की आवाज अभी भी आ रही है। और मैं हैरान इस बात पे था कि मेरे पीछे पीछे लड़की का वजूद मैंने नहीं देखा। जब मैं सीढ़ियां उतर के नीचे ज़मीन पे पहुंच गया, उस फ्रंट साइड वाली जगह पे जो होटल का था, तो गर्दन अभी भी बाहर आई हुई थी। यानी उसका वजूद कमरे में पहुंच गया था या अभी तक बाहर रखा हुआ था लड़की का, कि उसकी गर्दन फिर 3-4 फुट ऊंची, 3-4 फुट दरवाजे से बाहर निकली हुई थी और मुझे झांक रही थी। अभी तक वो लड़की का वजूद अंदर था और 3-4 फुट लंबी उसकी गर्दन दरवाजे से बाहर मुझे नीचे झांक रही है। और हंस कौन रहे हैं? पहलवान और छोटा। अब उनको जब मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। वो जो दोनों कमरे ऊपर बने हुए थे, एक कमरा जिसके ऊपर मैं रिहाइश पजीर था, उस कमरे की छत पे छोटा बैठा हुआ था, और पहलवान ने जो कमरा अपना बताया था कि मेरा घर है, मैं वहां रहता हूं, उसकी छत पे बैठे हुए थे और टांगे लटका के बैठे थे और उनकी टांगे जमीन को टच हो रही थी। उनके वजूद उतने ही थे जितने इंसानों के होते हैं, लेकिन टांगे इतनी बड़ी कि जमीन तक आ रही थी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते अपनी गाड़ी को क्रॉस करके उस रोड पे आ गया। और जैसे ही रोड पे भागने लगा तो मुझे उसी लम्हे महसूस हुआ एक चीज कोई तेजी के साथ आई है, जिसके दौड़ने की वजह से उसके पाँव की धक 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 धक, बहुत भारी भरकम उसके पाँव थे। तो पाँव जमीन पे जब टच हो रहे थे तो एक धमक पैदा हो रही थी, धस 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 धस, जैसे हाथी से भी भारी कोई पाँव हो और वो तेज तेज जमीन पे मारता हुआ आए, ढस ढस ढस, ऐसे ही कोई पाँव मारता हुआ ढस 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 करता हुआ मेरे पीछे आ रहा था तेजी से, कि जमीन बाकायदा हिल रही थी। और मैं दौड़ रहा था कि तभी मैं जैसे ही रोड पे पहुंचा तो मेरी और औसान खता हो गए। रोड पे मुझे नजर आया लाइन के अंदर, जैसे पीछे रोड की साइडों पे दरख्त लगे हुए थे, ऐसे लाइन के अंदर काले स्याह साए थे जो खड़े हुए थे और वो हंस रहे थे। और तभी दौड़ते हुए मैंने अपने लेफ्ट साइड पे एक जानवर की तरह का, इंसान भी कह सकते हैं जानवर भी, वो वही लड़की थी, पहलवान की बेटी, सिर्फ उसका चेहरा और गर्दन जो थी इंसान की रह गई थी। बाकी उसके बाजू इतने लंबे हो गए थे और बारीक बारीक हो गए थे, ऐसे जैसे घोड़े के गर्दन पे बाल से होते हैं लंबे लंबे, ऐसे उसके बाजुओं पे लंबे लंबे बाल हो गए थे, बहुत लंबे, यानी कि घोड़े की तरह लंबे लंबे, फुट लंबे बाल। और उसकी टांगों पे भी सारे लंबे लंबे बाल थे और उसके वजूद इंतहाई बारीक सा हो गया था, लेकिन बाल इतने लंबे लटक रहे थे। और जब वो मेरे साथ दौड़ रही थी तो उसके हाथ इतने लंबे कि ज़मीन को टच हो रहे थे और हाथों में से चिंगारियां निकल रही थीं, यानी भागते हुए उसके हाथ ज़मीन को टच हो रहे थे और उसमें से टच होने से चिंगारियां निकल रही थीं। और उसके पाँव भी बारीक से लेकिन लंबे हो गए थे, वो भी बालों से भरे हुए थे, 1-1 फुट के बाल। और वो पाँव जब ज़मीन पे रख रही थी तो धस 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 की आवाज़ आ रही थी। गर्दन अभी भी उसकी वही पुरानी लड़की वाली थी, लेकिन अभी भी 2-2.5 फुट ऊंची गर्दन थी, और ऊंची गर्दन उसके कद से भी बहुत ऊंची। वो मुझे इस तरह देखती और कहका लगाती, और उसका कहका इंतहाई भयानक होता। और वो ऊपर जो पीछे 2 मैंने जिनको छोड़ आया था उनके कहके अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। और जब मैंने उसको अपने साथ इस तरह भागते हुए देखा, उसके हाथ जो ज़मीन को टच हो रहे थे, चिंगारियां निकल रही थी, और सामने खड़े साए जब मुसलसल लहरा रहे थे, तो शायद ये आखिरी लम्हा था जो मेरी आंखों ने देखा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग, 2 से 3 लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोली और उसके बाद उनको देखा कि 2 से 3 लोग मेरे ऊपर झुके हुए हैं और कह रहे हैं शुक्र है इसको होश आ गया है। पहले वो 2 थे, तीसरा शख्स वो भी आगे आ गया। अब मुझे पता लगा ये 3 शख्स हैं। मुझसे बोले अब आप ठीक हैं? मैं एकदम से चौंका तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी में, मेरी सीट को
खोल दिया गया है, सीट को लंबा कर दे, मुझे लिटा दिया गया है। एक बंदा पीछे वाली सीट पे बैठा है, एक बंदा आगे वाली सीट पे, और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं होश में आया हूं तो तीसरा शख्स उसी दरवाजे की तरफ से आया और बोला, हाँ ये होश में आ गया है। मैं एकदम से उठ के बैठा और मुझे सब याद आना शुरू हो गया। मैं कहा मैं कहाँ हूँ, क्या है? तो बोले अब आप होश में हैं, आप ठीक हैं। तो मुझे उसी लम्हे महसूस हुआ मेरी कमर पे जलन हो रही है, और मैंने पीछे कमर पे ऐसे हाथ रखा जैसे जलन हो रही है। तो वो कहते हैं मेरे ख्याल में आप भागते हुए स्लिप हुए हैं, आपकी कमर पीछे रगड़ी गई है, आपको जलन हो रही है। उन्होंने उस वक्त पीछे देखा तो कहते हैं हाँ इनकी तो शर्ट भी फटी हुई है और ये तो नाखून की तरह है, पता नहीं इनको रगड़ लग गई है क्या, पीछे इनको रगड़ लगी है, लेकिन अब आप ठीक हैं। बाबू कौन है आप, कहाँ जा रहे हैं? और उसी वक्त मैंने कहा मेरा नाम विराज है और मैं फ़लाँ गांव जा रहा था अपने दोस्त को मिलने के लिए जिसका नाम है कृष। मैं विराज हूँ और अपने दोस्त कृष को मिलने के लिए जा रहा था कि रात को मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं इस सामने वाले होटल, जैसे ही सामने वाला होटल कहा तो मुझे होटल याद आ गया। अभी तक दिमाग आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था, क्लियर होश में नहीं आया था। होटल की तरफ देखा तो वो भी चौंक पड़े। होटल कौन सा होटल? सामने टूटी हुई एक बिल्डिंग थी जिसकी दरो दीवार बताते थे कि कभी ये बिल्डिंग साबित होगी। अब तो वो टूट फूट का शिकार थी, उसकी छतें गिरी हुई थी, उसकी दीवारें गिरी हुई थी, वो तो कब से बंद पड़ी हुई एक टूटी फिल्टी बिल्डिंग थी। मैंने उसकी तरफ जैसे ही देखा तो मैं फिर खौफजदा हो गया। तो एक बोला लगता है कि इनके साथ कोई वाकया हुआ है, ये डर गए हैं। लेकिन इतनी देर में मैं कृष का बता चुका था। वो बोला ओए तू एक काम कर, तू इनको साथ बिठा, गाड़ी तू चला, चल इनको लेके चलते हैं कृष बाबू के पास। मैं हिम्मत हार गया था, ना मुझे होश, क्योंकि मैंने जब सामने वाली बिल्डिंग को देखा, वो टूटी फूटी बिल्डिंग, वो हमारे सारे मंजर याद आ गए। पीछे उन्होंने कहा था आज तो नाखून की तरह निशान है, शायद इनको जमीन पर रगड़ लगी है, उनको क्या पता था मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मुझे उनकी बातों से हौसला हो गया था कि ये कोई गलत लोग नहीं हैं, कोई अच्छे पीते खाते पीते घर से ही हैं। उन्होंने गाड़ी मेरी चलाई, अपनी भी उनके पास गाड़ी थी, वो लेके गांव की तरफ पहुंचे। और जब हम गांव में दाखिल हुए तो उन्होंने कृष को बुलाया, और जब कृष ने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गया। लेकिन मैं उस वक्त ऐसी हालत में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उन्होंने कृष को बता दिया कि हमें बेहोश मिले थे रोड के ऊपर, और हमने इनको रोड से उठा के गाड़ी में डाला और इनको होश में लाया, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। वो भी उसी गाँव के किसी बड़े चौधरी के ही वो थे। कृष ने मेरी आओ भगत की, मुझे बुखार हो गया था, मेरी देखभाल की, मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। पीछे ज़ख़म के ऊपर भी उन्होंने पट्टी शट्टी की, सारा कुछ किया। मैं तकरीबन 3 रातें वहाँ पे बुखार की सी हालत में रहा, 2.5 दिन। तीसरी रात में ठीक हुआ। कृष मुसलसल मेरा ख्याल कर रहा था। फिर जब मैं बेहतर हुआ, कृष ने पूछा क्या हुआ यार? मैंने फिर उसे बताया, अब मैं बेहतर हो गया था, कि यार मैं तुझे सरप्राइज़ देने के लिए आ रहा था, कि तुझे आके सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे क्या हुआ है। उन्होंने कहा बताओ मुझे। मैंने उसको सारा वाकया बताया, और उसने सारा वाकया जब सुना होटल का सारा, और एंड पे मैंने बताया वैसे भाग रही थी ऐसे, तो बोला यार तेरे जो पीछे निशान थे और जिस तरह तेरी शर्ट पीछे से फटी हुई थी, वो चेंज कर दिए थे, कपड़े भी करा दिए थे मेरे, वो जिस तरह फटी हुई थी उससे तो यही लगता था, मैं भी कहा था, बाबा भी कह रहे थे, ये तो ऐसे निशान है जैसे किसी ने नाखून मारे हों। लेकिन वहाँ पे तो कोई होटल इस तरह का नहीं है, वो तो टूटी हुई एक बिल्डिंग है, सारा कुछ है। और हो सकता है किसी के साथ वाकया हुआ हो वहाँ पे, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं कि किसी के साथ वाकया हुआ है। हाँ, वो जंगल में कई तरह के वाकयात हुए हैं। उस प्रॉपर बिल्डिंग में जहाँ की आप बात बता रहे हो होटल की, वहाँ का नहीं सुना, लेकिन उस जंगल में कई वाकयात होते हैं। रात को लोग नहीं आते। अगर तू मुझसे बात कर लेता सरप्राइज़ की बजाय, तो मैं तुझे कहता कि तू इस टाइम पे निकल और शाम से पहले पहले मेरे पास पहुंच जा। मैं तुझे कभी मशवरा ना देता, तू रात को आ। रात को लोग नहीं आते, ये जंगल है, ये वीराना है। मेरा गांव बहुत दूर है। तुम्हें मैं हमेशा इसलिए कहता था, जब जंगल वीराने से आते हैं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भूत प्रेत तो होते हैं, आत्माएं होती हैं, और लोग मानते भी हैं, डरते भी हैं, अपना एहतमाम भी करते हैं, हिफाजती एहतमाम भी करते हैं। लेकिन तुझे पता नहीं था। बट भगवान की कृपा से तो ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए मुझे आया था, लेकिन एक मुसीबत का शिकार हो गया। और मैंने उसे कहा मुझे दिखाओ, और जब मुझे मेरे ज़ख़म दिखाए गए तो वाकई क्लियर नाखून के निशान थे जो मुझे मारे गए थे। और फिर मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था, क्या वो ख्वाब था, क्या वो वहम था, फिर ये नाखून के निशान कैसे?
और फिर मैंने अपने उस दोस्त को वहाँ पे रहा, घुमाया फिराया, उन्होंने, मैं ठीक भी हो गया, ख्वाहिश का इजहार किया कि अब जब मुझे, उसने कहा तुझे मैं खुद छोड़ने जाऊंगा मेन सड़क तक और उसके बाद तू चला जाए। तो मैंने उसे इजहार किया कि जब तू मुझे छोड़ने के लिए जाएगा तो एक फ़ेवर देगा, रास्ते में उस जगह पे गाड़ी रोकनी है, मैंने उस बिल्डिंग को दोबारा देखना है। अब मेरे अंदर से उसका खौफ काफ़ी कम हो गया था और मैं रहा, एंजॉय किया। और जब हम वापस आए, उस बिल्डिंग में पहुँचे, तो उसने कहा क्या देखा था आप बताया, और उसे मैंने बताया कि इस तरह देखा था, इस तरह देखा था, और ये इस तरह सीढ़ी जा रही थी, ये है, ये है, ये है, और नीचे हॉल थे, ये सारा कुछ था। सीढ़ी तो वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं थी, एक थी फ्रंट की, बैक साइड वाली कोई सीढ़ी नहीं थी, लेकिन वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी कि आप ऊपर नहीं जा सकते थे। लेकिन मैंने जो जो कुछ देखा था उस बिल्डिंग के अंदर वैसा सब कुछ मौजूद था, और उससे लगता था कि अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल टूटी फूटी ना होती तो जो मंजर मैंने देखे थे बिल्कुल वैसे ही वो मंजर थे। और मैंने कहा यार मुझे इस कमरे के अंदर झांकना है जहाँ मैं रात रुका था। कहता है यार कैसे पॉसिबल है, ये तो टूटी हुई सड़क है, तो कैसे, सीढ़ी टूटी हुई है तो ऐसे कैसे जा सकता है। मैंने कहा यार मुझे जाना, उसके अपने बंदे भी थे, वो एक चौधरी का बेटा था। तो जैसे कैसे रास्ता बना के मैं उस कमरे तक गया, तो यकीन मानिए जो कुछ मैंने देखा था अंदर से टूटा होने के बावजूद कमरा वैसा था। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा भी मौजूद था, सीढ़ी नहीं थी। घूम के मैंने फिर पीछे की तरफ जाके देखा था, पीछे सीढ़ी नहीं थी, दरवाज़ा भी मौजूद था। तो दोस्त हैरान ये हुआ, टूट का शिकार हो गया था, लगा हुआ नहीं था, टूट गया था, कि यार खिड़की तो बनती थी, इन्होंने दरवाज़ा क्यों लगाया यहाँ पे, वो भी अब टूट फूट का शिकार था। मैंने कहा मैंने तुझे दरवाज़ा कहा था याद है। कहता है हाँ ये बात तेरी दिल को लगती है। पीछे खड़े हम जब उस बिल्डिंग को देख रहे थे कि ये दरवाज़ा इधर क्यों लगाया है, अब ये भी नहीं हो सकता कि तू रात को घूम के इधर आ जाए। मैंने कहा यार यहाँ मैं सीढ़ी से उतरा था। बहरहाल उसने कहा इसको भूल जा, होता है ज़िंदगी में, तू बहादुर बंदा है, दिलेर बंदा है, होता है ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं, नज़ारे दिखाते हैं या पर्दे हटा देते हैं, तो भूल जा जो भी हुआ है और भगवान का नाम ले। खैर मैंने उसको देखा और जो जो कुछ मैंने देखा था वो मंज़र मुझे काफ़ी वहाँ पे पता लग गए थे कि हाँ ये वो मंज़र थे। और उसके बाद फिर वो मुझे लेके मेन रोड तक आए। जब मेन रोड तक पहुँच गए उन्होंने मुझे खुदा हाफिज़ किया, जप्पी शप्पी डाली और बहुत सारे तहाइफ़ दिए, और उसके बाद फिर मैं अपने गांव शहर को रवाना हो गया। और उसके बाद भी वो मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मुझे फिर कहा यार मेरे गांव आना, और मैं फिर भी उसके गांव कई दफ़ा गया, लेकिन दिन की रोशनी में जाता था, शाम को कभी भी वहाँ पे नहीं गया। लेकिन आज भी इस वाक़ये को याद करता हूँ तो यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। वो सारे मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैंने उनको, छोटे को और पहलवान को, बिल्डिंगों की छत पर बैठे हुए देखा था। उनके कद इतने लंबे थे कि पाँव ज़मीन पर आ रहे थे, और उसकी बेटी भागते हुए मेरे साथ जा रही थी, और उसकी जिस तरह गर्दन दरवाजे में से निकली थी और मुझे देख रही थी, और जब मैं भाग रहा था नीचे तो वो गर्दन ही बाहर निकल के आई थी। तो सवाल अब भी था कि फिर मेरे कंधे पे वो जो नाखून के निशान थे, बाकायदा जिस तरह उसके हाथ को मैंने देखा था, जितने बड़े बड़े नाखून थे, और मैंने उसी वक्त जहन में आया था कि ये नाखून मुझे चुभ गए तो ये तो मेरे जिस्म के अंदर चले जाएंगे, और उसी वक्त वो मेरे हाथ पे, कंधे पे लगे थे, और मुझे कमीज़ फटी थी, यहाँ से शर्ट मेरी फटी थी और वो अंदर चुभ गए थे, और उसी तरीके बाद में मेरी वो शर्ट वहाँ से फटी हुई थी और पीछे उसका निशान था। तो इसका मतलब है वो सब मेरा ख्वाब या वहम नहीं था, वो हकीकत था जो मेरे साथ वहाँ पे पेश आया था। उस मखलूक ने उस रात मेरे साथ एक ऐसा काम किया था जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता।